गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टेंसेस के होपफुली लास्ट एवी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेंसेस के लास्ट एवी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको 3 इसकी सीरीज़ बना चुका हूं। मैं आपको थोड़ा सा तीनों सीरीज़ की ग्लिम्सेस दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आज मैं आपको क्लॉजेस के पार्ट को टेकअप करूंगा। आपको बच्चों मैंने बताया था कि मैं टेंसेस स्टेज वाइज पढ़ा रहा हूं और मैंने ये भी कहा था कि स्टेज वाइज टेंसेस आपके फंडामेंटल्स को भी क्लियर कर देगा और जिस तरीके से मैं जिस अप्रोच से पढ़ाना चाह रहा हूँ उससे आप तेज़ एरर को कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस कर लिया जो मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पर तो आपको 100% हेल्प मिलेगी। याद करो, तुम लोग जब इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हो तो हर इंटरैक्टिव सेशन में मैं कह रहा हूँ बेटा ये स्ट्रक्चर का एरर है, ये स्ट्रक्चर ही नहीं करेक्ट है और ऐसा सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। कितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं ये स्ट्रक्चर का एरर है। स्ट्रक्चर का एरर स्टेज 1 में है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। एक्टिव का सेंटेंस है पैसिव में बना देते हैं, पैसिव का सेंटेंस है एक्टिव में बना देते हैं। बहुत एरर आपको मैं ऐसा करा चुका हूं। उसके बाद एक्टिव का 12 स्ट्रक्चर और पैसिव का 1 स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको स्टेज 1 में पढ़ाया। स्टेज 2 में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर स्ट्रक्चर करेक्ट है तो फिर आप देखिए कि क्या वो सेंटेंस उस टाइम और उस टेंस में बनना था कि नहीं। और फिर मैंने आपको टाइम के लिए बताया कि कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम पहचाने। फिर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया कि पहले टेंसेस को 4 पार्ट को 2 पार्ट में बांटिए, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा परफेक्ट और इंडेफिनिट, है ना। और उन चारों की पहचान मैंने आपको बताई कि क्रिया अपने चल रहे होने का बोध कराती है। जो बच्चे नए हैं वो मेरा फर्स्ट और सेकंड एवी देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से आपको इस बात को बताया। फिर इसमें मैंने आपको एक और छोटी सी बात बताई, सिंस, फॉर और फ्रॉम के यूज में डिफरेंस बताया। फाइन। फिर मैंने आपको स्टेज 2 में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एक्सेप्शन बताया और मैंने आपसे कहा कि इस एक्सेप्शन को जनरली एक्सेप्शन नहीं मानना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है वो एक्सेप्शन में नहीं जाना चाहिए, मगर क्योंकि एक्सेप्शन में आता है इसलिए बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो कि मेंटल स्टेट को बताते हैं, वर्ब ऑफ फीलिंग्स को बताते हैं, वर्ब ऑफ इमोशंस को बताते हैं और वो एक्चुअली में कोई एक्शन कर नहीं रहे होते हैं, इसलिए उनका कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग गलत होगा। फाइन। ये मैंने आपको बताया था आई एम नोइंग यू एरर है, होना चाहिए आई नो यू, ये कंसेप्ट। उसके बाद मैंने दूसरा एक्सेप्शन आपको बताया, ये स्टेज 2 में जो मैंने आपको बताया है मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं केवल। फिर मैंने आपको दूसरा एक्सेप्शन बताया बच्चों कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हो, अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस ही पढ़ रहे थे, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम हो, एगो, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या कोई प्रीवियस डेट, तो वो सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा, ना कि पास्ट के परफेक्ट में। फाइन। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी नहीं बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। यहां तक मैंने आपको समझाया था। फिर इसी स्टेज में मैं आपको कुछ अलग प्रकार के सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनते हैं, मैं बच्चों लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं। फाइन, पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। यूनिवर्सल ट्रूथ हर बच्चा जानता है। इसमें जो बढ़िया सेंटेंस था वो मैंने एक आपको पढ़ाया था, लाइव नरेशन, विविड नरेटिव सेंटेंस हो चुका होता है। 2 तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसे कि कोई चीज आपके सामने घट रही है, लाइव हो रही है और आप उसको बता रहे हैं। ऐसे में आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फाइन। और अगर आपने कोई घटना घट गई है और केवल उसका बोध कराया है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का करेंगे। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर एक्शन विच इज प्री शेड्यूल्ड
फ्यूचर का ऐसा काम जो कि पूर्व निर्धारित पहले से ही शेड्यूल्ड है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। माई पासपोर्ट एक्सपायर्स ऑन 5 जनवरी होगा। अगर आपने बोल दिया माई पासपोर्ट विल एक्सपायर ऑन 5 जनवरी, 5th of जनवरी, ये एरर हो जाएगा। फाइन। तो मैंने आपको यहां तक बच्चों समझाया था, है ना। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज थर्ड स्टेज पढ़ाऊंगा जो कि क्लॉजेस की स्टेज है। यहां तक आप लोग ने दोनों एवीज को मेरे सुना होगा और इनको सुनने के बाद आपको क्वेश्चंस को लगाना है। आप लोग क्रॉस क्वेश्चंस मुझसे कर ही रहे हैं इंटरैक्टिव सेशन में, तो पूछते रहिएगा, है ना। और अब की थर्ड स्टेज को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। इसको देखो, स्टेज थर्ड को हम नाम दे सकते हैं स्टेज ऑफ क्लॉज। क्लॉज का स्टेज इसको नाम दे सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? स्ट्रक्चर के अनुसार, अपने बनावट के अनुसार सेंटेंस 4 तरीके का है, 4 टाइप का है। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अपने बनावट के अनुसार, अपने स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस इन 4 तरीके का है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। फाइन। अब तक बच्चों जो हमने आपको पढ़ाया है वो एक्चुअली सिंपल सेंटेंस पढ़ाया है। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक सेंटेंस है। अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो, फाइन। मगर अगर तुमने ध्यान से देखा हो कि जब मैंने आपको पहला स्टेज या दूसरा स्टेज पढ़ाया तब तक क्लॉज शब्द का यूज ही नहीं किया, क्लॉज नहीं बोला। क्यों क्लॉज नहीं बोला? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं राम इज प्लेइंग, ये सिंपल सेंटेंस है, फाइन, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको आप टेक्निकली पूछेंगे सर ये क्लॉज है तो क्या क्लॉज है, तो अभी हम इसको क्लॉज के परिभाषा में इसलिए नहीं बोल सकते बच्चों क्योंकि क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, किसी सेंटेंस का हिस्सा, किसी सेंटेंस का पार्ट। तो ये तो अभी एक ही सेंटेंस है ना। तो अब तक यहां पर क्लॉज आ नहीं पाया, किसी का उपवाक्य ये हो ही नहीं पाया। मान लो हम कह दें राम इज प्लेइंग while Sham is studying। अब आप देखिए मैंने फुल स्टॉप यहां पे नहीं, इसको मैंने कंजंक्शन से जोड़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा और एक और हिस्सा जोड़ दिया। अगर आप देखो तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस जोड़ दिया। अब ये हो गया है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब हम इसको क्लॉज की परिभाषा में बोल सकते हैं। राम इज प्लेइंग भी एक मेन क्लॉज है, श्याम इज स्टडीइंग भी एक मेन क्लॉज है ना। तो सिंपल सेंटेंस तक क्योंकि किसी वाक्य का कोई हिस्सा होता ही नहीं है ना, तो इसलिए उसको उपवाक्य की परिभाषा में नहीं बोलते। उपवाक्य कब आता है? जब सेंटेंस आपका कंपाउंड हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाए, फाइन, तो आपके उपवाक्य यानी कि क्लॉजेस आते हैं। क्लॉजेस को मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल कर देता हूं, तब हम इसको आगे रूल्स पे पढ़ाता हूं। इतना तो हमने आपको बता दिया कि क्लॉज उपवाक्य, फाइन। क्लॉज की डिफिनेशन अगर आप बोलिए तो बोलिएगा अ क्लॉज इज अ फ्रेज
क्लॉज क्या है? शब्दों का समूह है। अ क्लॉज इज अ फ्रेज। मगर ये कैसे शब्दों का समूह है? दैट विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इस बात को बस ध्यान रखिएगा, क्लॉज भी शब्दों का समूह है, मगर ऐसे शब्दों के समूह में कम से कम एक नाउन या प्रनाउन यानी कि सब्जेक्ट और कम से कम एक मेन वर्ब, टेंस वाला मेन वर्ब होना अनिवार्य है। फाइन, तो वो क्या कहलाता है? क्लॉज। आप देखिए, अगर आपने कहा राम प्लेस, ये क्लॉज है, दिस इज अ क्लॉज। फाइन, सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब है, तो ये क्या हो गया? क्लॉज। फाइन, सो क्लॉज के लिए शब्दों का समूह हो और उन शब्दों के समूह में एक नाउन और एक मेन वर्ब का होना अनिवार्य है, तो वो शब्दों का समूह हो जाता है क्लॉज। फाइन, अब आप एक्सक्यूज मी, अब आप अगर देखिए तो क्लॉज दो तरीके के हो जाएंगे। एक हो गया मेन क्लॉज और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज शब्दों का समूह, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना अनिवार्य है। क्लॉज दो प्रकार के, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। अब यहां पर टेक्निकलिटी देखो, व्हाट इज अ मेन क्लॉज? मेन क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? तो मेन क्लॉज की डेफिनेशन मिलेगी कि मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट हैज a subject plus a verb and makes a complete meaning. फाइन, मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और मीनिंग क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। राम प्लेस, सब्जेक्ट है राम, वर्ब है और मीनिंग कंप्लीट है, राम खेलता है। फाइन, अगर आप देखिए तो सिंपल सेंटेंस, जो मैंने आपको स्टेजेस लिखवाए, सिंपल सेंटेंस की भी यही डेफिनेशन है। What is a simple sentence? A simple sentence is a sentence that has got a subject and a verb and that has got a complete meaning. तो केवल हम लोग सिंपल सेंटेंस को क्लॉज इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तब तक वो उपवाक्य में आता नहीं है। जहां वो एक से अधिक सेंटेंसेस में आएगा, राम प्लेस व्हेन श्याम स्लीप्स। अभी तक तो ये राम प्लेस क्या था? सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस। अगर हम यहां पर व्हेन श्याम स्लीप्स को नहीं पढ़ें, केवल राम प्लेस पढ़ें, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। तब तक हम इसको क्लॉज की भाषा में बोलते ही नहीं। मगर जब हमने फुल स्टॉप हटाया और उसमें कंजंक्शन लगाकर एक और क्लॉज जोड़ दिया, अब क्या हो गया? ये एक उपवाक्य हो गया। ये तो हो गया कंजंक्शन और ये एक उपवाक्य हो गया। फाइन, ये दोनों एक एक उपवाक्य हो गए। इसका मतलब उपवाक्य क्लॉजेस कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस से या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, या जो उसका चौथा वाला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। फाइन, तो उपवाक्य यानी कि क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा। फाइन, ये हो गया मेन क्लॉज। राम प्लेस भी एक मेन क्लॉज है, श्याम स्लीप्स भी एक मेन क्लॉज है ना। अभी मैं इसको आपको और डिटेल करूंगा, पहले मैं आपको जो बेसिक बातें समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान दो। व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? ये हम लोगों ने पढ़ा मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज सारी बातें सेम। सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए,
फाइन, इसके पास भी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वर्ब होना अनिवार्य है। केवल इट एंड इनकम्प्लीट, इट डज नॉट मेक या गिव, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। फाइन, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है, में भी वर्ब होता है, मगर वो सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद मीनिंग अपनी क्लियर नहीं कर पाता, इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। और वो अपनी मीनिंग कंप्लीट होने के लिए किस पर निर्भर करता है? मेन क्लॉज पर। इसीलिए उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट क्लॉज भी इसको बोला जाता है। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। फाइन, एक्सक्यूज मी, जितना मैं आपको बता रहा हूं अभी मैं केवल बेस बिल्ड कर रहा हूं। रूल्स पर मैं जब आऊंगा तो मैं आपको लिखाऊंगा। फाइन, अभी केवल बेस बिल्ड। अगर हमने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, अंग्रेजी होगी आई विल नॉट कम टुमारो। फाइन, मैं कल नहीं आऊंगा, अगर आप देखिए तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि अभी इसमें कुछ हमने जोड़ा ही नहीं, इसलिए उपवाक्य का कोई सेंस अभी तक नहीं आया। फाइन, ये सिंपल सेंटेंस है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 का एरर आपको देखना है। स्टेज 1 का एरर क्या है कि देखो ये एक्टिव का था कि पैसिव का था। अगर एक्टिव का था तो फॉर्मेट में है, एक्टिव का भी है, फॉर्मेट में भी है, इसका मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 के एरर क्लियर है, एरर नहीं है। मगर हम इस सेंटेंस को यहां पर खत्म ना करें और इसको कॉमा लगाकर या कंजंक्शन लगाकर बढ़ाएं। इफ इट रेन्स टुमारो। फाइन, क्योंकि दो बार एडवर्ब ऑफ सेम टाइम है तो आप दो बार मत लिखिए, सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, दो बार लिखिए नहीं। आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स टुमारो। फाइन, अब आप देखिए इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास मेन वर्ब है, इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास मेन वर्ब है। मगर अगर हम आपके पास डायरेक्ट क्लास में आए और आपसे कहें कि मैं कल नहीं आऊंगा, सेंटेंस कंप्लीट है। फाइन, मैं कल नहीं आऊंगा। मगर अगर हम क्लास में आए और आपसे कहें कि अगर कल पानी बरसता है, चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें, केवल इतना बोलें अगर कल पानी बरसता है, तो आप कहिएगा सर तो क्या होगा, What will you do? What will happen? तो जवाब है I will not come. Fine. So अगर कल पानी बरसता है, ये सब्जेक्ट भी रख रहा है, वर्ब भी रख रहा है, मगर इनकम्प्लीट मीनिंग रख रहा है। फाइन, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये क्या है, मेन क्लॉज। फाइन, तो अब आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया होगा कि वो हिस्सा जो कि अपनी मीनिंग को इनकम्प्लीट रखता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और मेन क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है, वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो हिस्सा जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और मीनिंग कंप्लीट होती है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। फाइन, तो आपको क्लॉजेस समझ में आ गया। पहला सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में जितना भी रूल है वो हम लोग पढ़ के आए, है ना। एक्टिव देखो, पैसिव देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम देखो, स्ट्रक्चर देखो कि क्रिया पूर्ण होने का बोध करा रही है कि चलने का बोध करा रही है कि देर से चलने का बोध करा रही है, और फिर देखो सेंटेंस किस टाइम में बनना है और किस टेंस में बनना है। मगर अब जब क्लॉजेज आ जाता है तो पहला आ गया सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहला और दूसरे एवी को देखें और उसके बाद सिंपल सेंटेंस पर क्वेश्चन करें। जहां भी कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछें कि सर ये सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन है, ये नहीं निकल रहा। फाइन, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वो नहीं है
जो मैंने आपको पढ़ाया है, मगर जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। जैसे अभी अचानक याद आ गया, मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस। मैं आज मूवी जाने की सोच रहा हूं। फाइन, मैं आज मूवी जाने की सोच रहा हूं। क्या ये सेंटेंस अभी प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? जो काम हो रहा है वो कब का है? अभी जो क्रिया हो रही है वो कब की है? वो प्रेजेंट की है, वो प्रेजेंट की है। काम आपको करना है फ्यूचर में, मगर आपकी प्रेजेंट की स्थिति है कि उसके लिए आप प्रेजेंट में ही तैयार हैं। तो इसके आप क्या बोलेंगे? आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ, क्योंकि यहां पर फ्रेज हो गया इसलिए आपको जीरण देना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अ मूवी टुडे। फाइन, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है अगर उसके ध्यान से देखिए कि क्रिया का एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है ना, और स्थिति क्या बता रहा है, तो आप सारे सेंटेंसेस को समझ सकते हैं और बढ़िया तरीके से उनको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो खैर, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस करा दिया। दूसरा सेंटेंस है कंपाउंड। कंपाउंड आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं वो साथ साथ लिखते चलें। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जो अ सेंटेंस दैट comprises two or more main clauses। ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेस से जुड़ा, मेन क्लॉज मैं अभी आपको बता चुका हूं, मेन क्लॉजेस से जुड़ा हो, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। राम प्लेस सेंटेंस, ये अभी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्लॉजेस बोलते नहीं है, अभी तक हम कोई क्लॉज नहीं बोलेंगे, अभी ये सिंपल सेंटेंस है। मगर अगर हम आगे बढ़ाएं, राम प्लेस बट श्याम स्टडीज, अब ये क्लॉज कहा जाएगा, क्योंकि अब ये बड़े वाक्य का एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये। फाइन, और ये क्या हो गया? ये कौन सा काम कर रहा है? कंजंक्शन का। दिस इज अ कंजंक्शन। फाइन, सो मेन क्लॉज, राम प्लेज इज अ मेन क्लॉज, श्याम स्टडीज इज अ मेन क्लॉज, है ना। दो या दो से अधिक अगर मेन क्लॉज आ जाए तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें एक और बात आपको बहुत बढ़िया से समझनी है कि कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं, वो कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शंस। फाइन, एंड, बट, वाइल, व्हेन कोऑर्डिनेटिंग भी है, सबऑर्डिनेटिंग भी है। फाइन, सो, है ना, सो एंड लॉट ऑफ कंजंक्शंस आर देयर। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो दो मेन क्लॉजेस को, बराबर के सेंटेंस को, अगर आप टेक्निकल भाषा में बात ना करें तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में बात ना करें और टेक्निकली बात करें तो दो क्लॉजेस को, दो मेन क्लॉजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। फाइन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे जैसे हम लोगों के सामने आते हैं वैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। फाइन, और हम लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिलहाल जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ता है। अब रूल,
अब रूल पे बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रूल, ये कंजंक्शन रूल में बहुत कुछ मेरा अपना जोड़ा हुआ है, बहुत कुछ मेरा अपना जोड़ा हुआ है, मगर वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दैट विल ऑलवेज होल्ड गुड। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, आश्रित को मैं लिख नहीं पाऊंगा हिंदी में, तो मैं इंग्लिश में लिख पा रहा हूं, डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए हर क्लॉज अपना टाइम और टेंस डिसाइड करेगा, और किसी भी टाइम और टेंस में बन सकता है, जो उसकी डिमांड हो। किसी भी टाइम और टेंस में बन सकता है, कोई भी सेंटेंस किसी भी टाइम और टेंस में बन सकता है जो उसकी डिमांड हो। अब इसकी दूसरी लाइन में बड़ी टेक्निकलिटी है जो मैं कहने जा रहा हूं बच्चों, उसको समझ लोगे तो कर ले जाओगे। मगर जो उसकी डिमांड हो, मगर किसी भी टाइम और टेंस में नहीं। अब ये बात जब मैं लिखाता हूं या जब बच्चों को बोलता हूं तो बच्चे कहते हैं सर ये बड़ी अटपटी सी बात है, अभी तो आप बोल रहे हैं किसी भी टाइम और टेंस में बन सकता है, फिर आप बोल रहे हैं मगर किसी भी टाइम और टेंस में नहीं। एक टेक्निकलिटी मैंने बीच में लगाई है, जो उसकी डिमांड हो, किसी भी टाइम और टेंस में नहीं। अब इस बात को अगर समझ लोगे तो कंपाउंड सेंटेंस का रूल एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस किन सेंटेंसेस का जोड़ है? सिंपल सेंटेंस का ही तो जोड़ है। तो वही नियम तो लगेंगे जो हम लोगों ने सेकेंड स्टेज में पढ़े हैं। सेकेंड स्टेज का याद रखो, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल गया। अगर हम बोल दें यहां पर हम एडवर्ब लगाए और हम बोले राम प्ले यस्टरडे लगाएं, है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? प्लेड कर देंगे, राम प्लेड यस्टरडे, बट श्याम इज प्लेइंग टुडे। अलग अलग सेंटेंस हो गए कि नहीं हो गए? राम प्लेड यस्टरडे, अगर हमने यस्टरडे लगाया, मैं लिख दे रहा हूं, राम प्लेड यस्टरडे। इस सेंटेंस का टाइम और टेंस पास्ट इंडिफिनिट का है। फिर हमने सेंटेंस लगाया बट श्याम इज प्लेइंग टुडे। मगर दूसरा वाला जो सेंटेंस हमने बनाया उसमें हमने टुडे हो ले आए, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का ले आए और क्रिया चला दी, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में लेकर चले आए। फाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सेंटेंस आजाद है, एक सेंटेंस का प्रभाव दूसरे क्लॉज पर नहीं पड़ता, जैसे कि कॉम्प्लेक्स में पड़ता है। अभी आप कॉम्प्लेक्स देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स में पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है और वाक्य आजाद नहीं होते। एक वाक्य दूसरे वाक्य के टेंस को, टाइम को डिसाइड करता है ना। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, आपका मेन क्लॉज पास्ट में है, तो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में करना ही पड़ जाएगा आपको। मगर यह सब झाम आपका कंपाउंड सेंटेंस में नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है कि आपका कोई भी टाइम, कोई भी सेंटेंस किसी भी टाइम और टेंस में बन सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। मगर ध्यान रखिएगा, जो उसकी डिमांड हो। डिमांड कैसे पता करेंगे हम? टाइम और टेंस से।
टाइम और टेंस है, मगर किसी भी टाइम और टेंस में नहीं। मगर कोई भी ये नहीं कि अब आपने कह दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कुछ भी बना सकते हैं, तो यहां पर सेंटेंस यस्टरडे लगा था मगर आपको ये कहा कि नहीं अब हम फ्यूचर में बनाएंगे क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, आजाद है किसी भी टाइम और टेंस में बनाने का, मगर जो सेंटेंस में टाइम और टेंस है उसमें ही बनाना है आपको। और दूसरी बात याद रखना है, और कोऑर्डिनेशन पर बहुत ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन पर बहुत ध्यान देना है आपको। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? मान लो मैंने शुरू किया कि कल मैं लखनऊ गया था, यस्टरडे आई वेंट टू लखनऊ। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन छोड़ा नहीं और उसी कोऑर्डिनेशन में सारी बात कहने लगा। मैंने वहां मूवी देखी थी, मैंने वहां खाना खाया था। अब आप सेंटेंस को, क्योंकि आपने एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में शुरू किया और उसी के सीक्वेंस के सेंटेंस चल रहे हैं, तो सारे के सारे सेंटेंस आपके पास के इंडेफिनिट में ही रहेंगे। क्लियर? सारे के सेंटेंस आपके पास के इंडेफिनिट में ही रहेंगे। कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। मगर अगर आप बीच में कहीं पर तोड़ दें सेंटेंस और तोड़कर एक प्रेजेंट की बात बोलने लगे या फ्यूचर की बात बोलने लगे, मगर मैं सोच रहा हूं कि अगले साल मैं दिल्ली जाऊंगा, बट आई एम थिंकिंग दैट आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, फाइन। सो कंपाउंड सेंटेंस में आपको तीन बातों का ध्यान देना है। सारे रूल सिंपल सेंटेंस के चलेंगे, फाइन। जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है उसी के अनुसार काम होगा। और जो मैंने आपको पढ़ाया कि क्रिया चलने का बोध करा रही है तो कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, देर से बोध करा रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी समय चल रही है तो कंटिन्यूअस, पूर्ण होने का बोध करा रही है तो परफेक्ट, और खत्म भी हो चुकी है, पूर्ण होने का बोध भी नहीं करा पा रही है तो जितने बचे वाक्य सब इंडेफिनिट। ये मैं आपको सेकंड स्टेज में पढ़ा चुका हूं। तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि ये इंडिपेंडेंट है और जो जिस भी क्लॉज की डिमांड होगी वो क्लॉज उसमें बन जाएगा, फाइन। मगर आपको देखना है कि कोई भी टाइम और टेंस में नहीं, और कोऑर्डिनेशन का ध्यान देखना पड़ेगा कि ये जो मेन क्लॉजेस हैं उनमें क्या कोऑर्डिनेशन, फाइन। कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा। अगर मैंने आपको एक सेंटेंस बताया और मगर मैंने अगर आपसे कहा राम खेल रहा है मगर श्याम पढ़ रहा है, ये दोनों के दोनों किस्से आपके अभी के हैं, फिर दोनों के दोनों किस्से आपके प्रेजेंट के ही बनेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन बराबर का है। हम ये कहते हैं राम खेल रहा है मगर श्याम कल पढ़ाई करेगा, बट श्याम विल स्टडी टुमारो, कोई हर्ज नहीं, फाइन। आप ऐसे भी बना सकते हो। आपको कोऑर्डिनेशन देखना है। तो आई थिंक कंपाउंड सेंटेंस में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजंक्शन क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे वैसे आपको याद होने लगता है, फाइन। कि व्हेन, व्हाइल, बट, एंड, ये सब क्या है? ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग आ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन टाइम एंड टेंसेस। जितनी बातें मैंने आपको बताई उतनी बातों को अगर आप ध्यान रखकर, पहला स्टेज का एरर है ये दूसरे स्टेज में एरर आ गया है, ये तीसरे स्टेज में आ गया है, क्लॉजेस में आ गया है, ऐसे करके अगर देखोगे तो आपका कोई भी सेंटेंस प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम कब होगी? जब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करोगे, तातेती की मात्रा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सब करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस देख लिया। कंपाउंड सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेस का जोड़। अब आपको आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा सेंटेंस दैट कंप्राइजेस a main clause,
एक मेन क्लॉज अगर है एंड a subordinate clause फाइन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना अनिवार्य है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर एक से अधिक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आने लगे बच्चों तो फिर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो हम लोगों ने अलग से एक सेंटेंस बना दिया है, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। फिलहाल एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। If Ram comes to the coaching, I shall leave। आप लोग जानते ही हैं कि हम जब आपको अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते भी हैं तो जब मैं अपने मन से एग्जाम्पल्स बनाता हूं तो फिर उसमें एग्जाम्पल कहां से कहां जाते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। अगर राम कोचिंग आता है तो मैं चला जाऊंगा, फाइन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। शर्त लग गई, शर्त लग गई। अगर मैं कहूं कि आई शैल लीव, सेंटेंस कंप्लीट है, मेन क्लॉज है, और मगर अगर हम कहें कि अगर राम कोचिंग आता है, फाइन, इफ राम कम्स टू द कोचिंग, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जवाब होगा तो क्या करोगे, है ना, व्हाट विल यू डू, आई शैल लीव, फाइन। ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज, फाइन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फिर तीन पार्ट। कंपाउंड सेंटेंस तक हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फिर तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। इनमें भी एक सिंपल होता है, इसमें सीक्वेंशियल सेंटेंस होता है, और इसमें कंडीशनल सेंटेंस, फाइन। मगर जहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बातों को देखना पड़ेगा। पहली बात, अगर किसी सेंटेंस में कॉमा या कंजंक्शन लगाकर और उपवाक्य जोड़े गए तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये सेंटेंस सिंपल से निकलकर कंपाउंड में जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। एक हेल्प आपकी कंजंक्शन भी करता है, एक हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होता है, मैं आपको अभी बता चुका हूं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग होता है। याद कर लीजिए, इफ, हैड, अनलेस, अनटिल, देयरफॉर, दैट, फाइन, सो, ये सब सेंटेंस आपके चले जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एंड, बट, व्हेन, व्हाइल, ये आपके चले जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फाइन। मगर ये हमेशा हेल्प नहीं करेंगे बच्चों। कुछ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग भी होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग भी होते हैं। व्हेन कंपाउंड सेंटेंस भी जोड़ ले जाता है और व्हेन कंडीशनल सेंटेंस भी बना लेता है, व्हेन सीक्वेंशियल सेंटेंस भी बनाता है, फाइन। तो कंजंक्शन आपको हेल्प करेगा मगर पूरा पूरा हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए कॉमा आ गया तो कंजंक्शन ही नहीं लगा है तो भी तो आपका मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा। तो कंजंक्शन एकदम क्लियर होके बट है, 100% ये सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग ही है, कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग ही है, और ये कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, ये कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं जोड़ता, फाइन। मगर बहुत से ऐसे हैं जो सब दोनों काम करते हैं, इसलिए आपको दोनों का हेल्प लेना है। कंजंक्शन का हेल्प तो लेना ही, अगर कंजंक्शन ने हेल्प कर दिया तो, मगर उसके बाद मीनिंग को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पहला, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फाइन। कंपाउंड सेंटेंस कैसे डिसाइड करेंगे, मीनिंग से भी डिसाइड करेंगे कंपाउंड सेंटेंस है, और कंजंक्शन से। मीनिंग मैंने आपको बताया, दोनों की मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। अगर कंपाउंड सेंटेंस नहीं है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तब फिर अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने डिसाइड कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्स है, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स में ये सिंपल है कि सीक्वेंशियल है
एक कंडीशनल है। ये भी आप कंजंक्शन से डिसाइड कर सकते हैं, कंजंक्शन भी हेल्प करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंजंक्शन किस में हेल्प कर सकता है, और मीनिंग से भी डिसाइड कर सकते हैं। फाइन, कंजंक्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं और मीनिंग से भी डिसाइड कर सकते हैं। मगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहां तक आने से पहले आपको मैं 2 ट्रिक्स बताता हूं, जो मैंने 2 ट्रिक्स अपनी क्लास में बताता रहता हूं, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। फाइन, पहली चीज तो आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आइएगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको रूल मिलेगा, अगर मेन क्लॉज इस टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस टेंस में होना चाहिए, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो आपका मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब आपको एक सेंटेंस में यह जानना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा मेन क्लॉज है और कौन सा हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फाइन, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये हिस्से में ये टाइम और टेंस लगेगा, इस हिस्से में ये टाइम एंड टेंस लगेगा। जो उसका कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया, वो हिस्सा जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है और मीनिंग कंप्लीट है वो मेन क्लॉज, और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है मीनिंग इनकम्प्लीट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक ट्रिक याद रखिएगा, वो हिस्सा जो कंजंक्शन से जुड़ा होगा, वो हिस्सा जो कंजंक्शन से जुड़ा होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। फाइन, और बचा वाला हिस्सा मेन क्लॉज। ये मत याद रखिएगा कि जो पहले लिखा है जो बाद में लिखा है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आई शैल नॉट कम इफ इट रेन्स। इतना आप लोगों को देखकर पढ़ाने का आदी हो चुका हूं कि मुझको जैसे कान में आवाज़ आ रही है कि अभी ये स्टूडेंट मुझसे इस पे ये क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ये स्टूडेंट मुझसे ये क्रॉस, जल्दी मैं उनको एक बात को एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करा पाऊंगा, और अभी यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आएगा, मगर मैं आपके क्रॉस क्वेश्चन सुन नहीं पा रहा हूँ। फाइन, और जान रहा हूँ कि बहुत सी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि सर ये क्या है, ये क्या है, बट डियर मैं जान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इंटरैक्टिव सेशन में आप मुझसे पूछिएगा कि सर आपने जो जो पढ़ाया है उसमें आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे कीजिए, और मैं आपके चाहे लंबा ही जवाब हो मगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइन, तो अगर आपने कह दिया आई शैल नॉट कम इफ इट रेन्स, तो भी इफ इट रेन्स ही सबऑर्डिनेट क्लॉज है और आई शैल नॉट कम मेन क्लॉज। फाइन, तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि वो हिस्सा जो कंजंक्शन से जोड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और वो हिस्सा जो कि दूसरा बचा वाला हिस्सा होगा वो मेन क्लॉज हो जाएगा। फाइन, एक ट्रिक। दूसरी ट्रिक इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी जब आप सिंपल, सीक्वेंशियल और कंडीशनल सेंटेंस को तीनों का फॉर्मेट पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा कि कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा जिसमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आए और मेन क्लॉज में भी आए। जब आप पढ़िएगा, जब आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। एक ही ऑक्सिलरी वर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आए और मेन क्लॉज में भी आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिपीटिशन है, अगर आपने बोल दिया आई शैल नॉट कम इफ इट विल रेन, विल या शैल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, तो एक ही सहायक क्रिया अगर आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में मिल रही है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज की सहायक क्रिया पे, अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद आ रहे हैं, फॉर्मेट नहीं याद आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिंपल है कि सीक्वेंस है और कंडीशनल है, तो आप देखिएगा कि आपकी 99.9% ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि एक मिक्स कंडीशनल का भी कंसेप्ट है बच्चों, मिक्स कंडीशनल का एक कंसेप्ट है जो कि मैं एडवांस क्लास में भी पढ़ा दूंगा आपको, तो 99.9% आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज की ऑक्सिलरी वर्ब में एरर हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा जब मैं आपको इसके रूल पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को टेकअप करना चाह रहा हूं, मगर आई एम गेटिंग द हिंट फ्रॉम द अदर साइड के आपकी क्लास 1 घंटे से ऊपर की हो गई है और फिर वो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन दोनों को टेकअप करूंगा। उसके बाद आपको मैं टेंसेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन आप ही से लूँगा, आप ही, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को से इंटरेक्टिव सेशन में ही कह दूंगा कि आप मुझे अपना बंडल ऑफ क्वेश्चन दे दीजिए कि सर इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड पे समझा दीजिए, तो मैं एक क्लास आपकी टेंसेस के ऊपर, और उन्हीं बेसिस पर, जिस बेसिस पर मैंने आपको स्टेज 1
पढ़ाया है, स्टेज 2 पढ़ाया है, स्टेज 3 पढ़ाया है। कोई भी आप क्वेश्चन पूछिएगा और मैं आपको बताऊंगा, देखिए मेरे पहले दूसरे स्टेज को पढ़ाने से ये क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हैं। फाइन बच्चों, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ इंटरेक्टिव सेशन में, आप मुझसे पूछिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।